ये सबसे बेरहम वर्कर है जो मैंने कभी देखा है। अपनी पक्की नौकरी वापस पाने के लिए जो उसने जी तोड़ मेहनत करके खो दी थी, उसने अपने बैकयार्ड में एक इंसानी गड्ढा खोदा और अपने साथी को जिंदा ही उसमें डाल दिया, जैसे पत्ता गोभी लगाते हैं। फिर एक खून के प्यासे कसाई की तरह उसने पागलों की तरह दूसरे आदमी के मुंह में कच्चा मीट ठूंस दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसने 51 प्रूफ शराब की एक बोतल खोली और उसे जोर जोर से अपने साथी के गले में डालना शुरू कर दिया। आखिर में उसने अपने साथी के चेहरे पर 60 बार प्लास्टिक रैप कसकर लपेटा ताकि यह पक्का हो सके कि वह पूरी तरह से ठंडा हो गया है। फिर उसने ध्यान से बॉडी को खोदकर बाहर निकाला और कैंची से प्लास्टिक रैप को बड़ी मेहनत से काटा। ऐसी पागलपन भरी हत्या के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लायक कौन सी नौकरी है? ये 2025 की साउथ कोरियन फिल्म मास्टरपीस हेल्पलेस है, जो फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा देगी। हीरो मानसू 25 साल तक एक पेपर मिल में एक टॉप लेबर के तौर पर काम करता था। उसने गार्डन वाला एक बड़ा विला खरीदने के लिए लोन लिया। उसकी पत्नी को काम करने की जरूरत नहीं थी और उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में थे। सबकी नजरों में वह मिडिल क्लास स्टेटस का प्रतीक था, लेकिन कैपिटल के हिसाब से ये सो कॉल्ड इज्जत कपड़े से भी पतली थी। ले ऑफ की कुल्हाड़ी गिर गई। वॉन शियू का नाम लिस्ट में साफ तौर पर दिखाई दिया। उसने अपनी इज्जत को निगल लिया और अपने अमेरिकन बॉस से एक मौका देने की भीख मांगी, लेकिन बॉस ने उसे एक नजर भी नहीं मारी, बस उसकी इज्जत को रौंद कर चला गया। आपको लगता है कि आप कंपनी के पुराने आदमी हैं, लेकिन बॉस की नजर में आप बस एक महंगा, पुराना और मुश्किल से धोखा खाने वाला एक्सपायर हो चुका हिस्सा है। अपनी नौकरी खोना अपनी आत्मा खोने जैसा लगा। वह गर्मी के लिए बस एक अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट ग्रुप में छिप सकता था। उसने घर जाकर अपनी सिचुएशन को प्रैक्टिस करने का इंतजार नहीं किया। वो सिर्फ अपने फोन की ठंडी स्क्रीन के जरिए अपनी पत्नी का सामना कर सकता था। लाइन के दूसरी तरफ उसकी पत्नी दिल तोड़ने वाली नरमी से पेश आई, उसे दिलासा दिया कि वह फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन असलियत कभी आपके मुंह पर तमाचा नहीं मारती और यह हमेशा साफ और पक्की होती है। पूरे 3 महीने तक उसके भेजे हुए सारे रिज्यूमे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। कोई भी वर्क प्लेस पर ऐसी नाकामी नहीं चाहता था। उसका बैंक अकाउंट बैलेंस धीरे धीरे कम होता गया और वॉन शियू की समझदारी भी उसके साथ खत्म हो गई। एक फंसे हुए जानवर की तरह वह टीवी स्क्रीन पर चमकते हुए आदमी को ध्यान से देख रहा था। वह कोई जिन्नू था जिसने उसकी जगह ले ली थी और एक ग्लैमरस इंटरव्यू दे रहा था। वह आदमी नफरत से दांत पीस रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी पत्नी उसे स्क्रीन पर चिंता करते हुए देख रही थी। उसने यूं ही मजाक में कहा, हम मेरे बॉयफ्रेंड के मुकाबले यह अनजाने में कही गई बात जैसे कोई जहरीला बीज बो दिया हो। उस आदमी के पहले से ही दिलचस्प दिल में जड़ पकड़ गई और उग आई। एक पागलपन भरा आइडिया जो सबको अपने साथ नीचे खींच लेता उसके दिमाग में नहीं आया। वह जहरीले सांप की तरह डसने लगा। लगातार मैनेजर कोई का पता लगा रहा था। जब उसने देखा कि दूसरी पार्टी रुक गई है तो उसने फोन करने का नाटक किया। फिर छत पर गया। टारगेट की लोकेशन पर लॉक हो गया। उसने दांत पीसे, एक भारी गमला उठाया और अगर वह छोड़ देता तो रास्ता रोकने वाले का दिमाग तुरंत फट जाता। लेकिन गमले से छलकते ठंडे पानी ने उसे और भी जोरदार तरीके से लड़ने पर मजबूर कर दिया। मैनेजर कुई को मारने का क्या फायदा? हजारों कॉम्पिटिटर लाइन में इंतजार कर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए उसे एक बड़ा सफाया करना होगा। उसने सभी कैंडिडेट के बैकग्राउंड की जांच शुरू कर दी और खुद से ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों को मौत की सजा देने लगा। ये लिस्ट उसकी थी, जिंदगी और मौत की किताब। इस तरह नौकरी के लिए बेरहमी से मर्डर का प्लान शुरू हुआ। उसने अपने बेटे की मॉडल गन खोली, मालिक बदले और अपने पिता की छोड़ी असली गन निकाली। पहला टारगेट जू मुफान थी। वह उसका शिकार बनी और जब दूसरा आदमी पूरी तरह नशे में था, वान शियू चुपचाप उसके घर में घुस गया। लेकिन शराबी जुमू फैन ने उसे अपनी पत्नी का लवर समझ लिया। शराब के नशे में उसने उसे वहीं किस कर लिया। वान शियू का हाथ कांपने लगा और गोली उस आदमी के कंधे पर लगी। जुमू फैन की पत्नी याला भी कोई आसान नहीं थी। उसने एक ईंट उठाई और उसे मारना शुरू कर दिया। वे तीनों उस तंग कमरे में कुश्ती कर रहे थे। उनकी आदत पूरी तरह से जानवरों जैसी हो गई थी। इस अफरा तफरी में जुमू फैन किसी तरह जमीन से एक पिस्टल उठाने में कामयाब रहा। जैसे ही वह वान शियू पर काले रंग की बंदूक से निशाना लगाने वाला था, याला अचानक अपने पति के कंधे से टकरा गई और पिस्टल उसके नीचे फिसल गई। बिस्तर। तीनों पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए हाथापाई करने लगे, लेकिन याला सबसे तेज थी। उसने पिस्तौल पकड़ ली। वान शियू डर गई और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह पीछे के पहाड़ की ओर भागी, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। वह मुड़ी और पूरी तरह से हैरान रह गई। याला ने खुद अपने पति को मौत के घाट उतारा था। जुमू फैन अपने दुश्मन के हाथों नहीं मरा था, वह अपने बेडमेट के हाथों मरा था। असल में उसकी पत्नी यारा उसे लंबे समय से झेल रही थी। नौकरी छूटने के बाद से उसका पति सुस्त और कम ध्यान देने वाला हो गया था, जिससे यारा शादी से पूरी तरह निराश हो गई थी। गुआशियू को एक रेडीमेड स्वीटनेस मिल गई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका दूसरा दुश्मन गांव शिचाओ सच में एक मुश्किल आदमी है। यह आदमी न केवल टेक्नोलॉजी में टॉप नॉच था, बल्कि नए इक्विपमेंट का भी एक्सपर्ट था, जो वान शियू के ठीक होने की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। वान शियू जूते की दुकान के सामने उकड़ू बैठ गई, एक्टिंग करते हुए जैसे कोई उसी नाव में हो, आईना ढूंढने का नाटक कर रहा हो। बेरोजगार होने के इस अनुभव ने गांव शिचाओ की सावधानी पूरी तरह कम कर दी। इसके बाद वान शियू ने ध्यान से एक मौके की प्लानिंग की। उसने अपनी कार गांव शिचाओ के काम से घर आने के आम रास्ते पर एक सुनसान जगह पर पार्क की और जानबूझकर कार को नुकसान पहुंचाया। और हाँ, गांव शिचाओ वहां से गुजरा। वान शियू का घबराना असली था, लेकिन दयालु गांव शिचाओ बिना कुछ कहे रुक गया और इंजन चेक करने में उसकी मदद की। झुकते ही वान शियू की आंखों में झक कसाई के निशान में बदल गई। जल्दबाजी
जल्दबाजी में कुछ मत करना, मैंने इसे पहली कोशिश में ही छू लिया था। उसे मारने के बाद उसने अपने अंदर के डर को दबा दिया। अपने मन में अनगिनत बार दोहराए गए तरीकों को अपनाते हुए उसने लाश को अपने बैकयार्ड में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। फिर उसने लाश को गेंद की तरह लपेटा। रात के सन्नाटे में उसने यार्ड में एक गड्ढा खोदा और लाश को अंदर दबा दिया। आखिर में उसने टीले के ऊपर एक सेब का पौधा लगाकर उसे ढक दिया। ये कोई पेड़ लगाना नहीं था, यह एक खूनी ग्राफ्ट था। वह अपने दुश्मन के सड़ते हुए मांस का इस्तेमाल अपने मरते हुए घमंड को बढ़ाने के लिए करना चाहता था। इसके बाद आखिरी शिकार का समय था। वह बिजनेस के मामलों पर सलाह करने के लिए अच्छी वाइन लाया। काम की जगह की ये बिना कहे नियम नशे में धुत मैनेजर कुई को बहुत पसंद आया। टेबल पर वॉन शियू ने एकदम बेवकूफ की तरह काम किया। ऐसा लगा जैसे वह शराब नहीं रोक पा रहा हो, लेकिन असल में उसने सारी वाइन अपने पास रखे गमले में डाल दी। मैनेजर कुई को लगा कि वह किसी हमदर्द से मिला है। एक के बाद एक गिलास पीता रहा। उसे पता नहीं था कि वह कत्ल के लिए एक मेमना है। देखकर मैनेजर कुई पूरी तरह नशे में था। वॉन शियू ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदला। उसे तेजी से एक बोरे में ठूंस दिया। उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और मैनेजर कुई को उसमें डाल दिया। सिर्फ उसका सिर बाहर निकला रहा। फिर उसने एक फनल निकाला और जोर से खून से सना कच्चा मीट और तेज शराब की पूरी बोतल गले में डाल दी। आखिर में उसने प्लास्टिक रैप निकाला और दूसरे आदमी का पूरा चेहरा कसकर बंद कर दिया। पूरे प्रोसेस के दौरान वॉन शियू ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी ने फोन किया तो उसने सुनने से पहले शांति से अपने चेहरे से खून पोंछा। इतनी शांति डरावनी थी। ये कंफर्म करने के बाद कि मैनेजर कुई पूरी तरह से मासूम, उसने ऐसा पोंछ दिया जैसे वह नशे में गलती से गिर गया हो और उसके टुकड़े बिखर गए। दाओ गोंग ज्यूपिंग नशे में गिरने का एक परफेक्ट सीन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। जब वह थका हुआ घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को आंगन में सेब के पेड़ को ध्यान से घूरते हुए पाया। पूछताछ का सामना करने पर वांशियू ने पूरी हत्या और अपनी नौकरी की चोरी कबूल कर ली। उसकी पत्नी हैरान थी, लेकिन मॉर्गेज बिलों के पहाड़ और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस के बारे में सोचकर उसने चुप रहने का फैसला किया। उन ठंडे कठोर नंबरों का सामना करते हुए उसका जमीर बेकार महसूस कर रहा था और वांशियू ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल ये इज्जतदार परिवार एक साझा अनुभव बन गया। हत्या के बाद पुलिस जल्दी से आ गई, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसकी आमतौर पर शांत और अच्छी पत्नी ऑस्कर के लायक एक्टिंग कर सकती है। उसने शांति से सभी सवालों को संभाला, यहाँ तक कि एक बेदाग नकली एग्जाम रिकॉर्ड भी पेश किया। इस बड़े धोखे ने पुलिस को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। बाद में पुलिस को पहले पीड़ित की पत्नी यारा मिल गई, क्योंकि वांशियू ने अपने पति की हत्या के अपने सीक्रेट का इस्तेमाल किया था। फायदा उठाकर उसे चुप रहने पर मजबूर किया। जिंदा रहने के लिए उसे उसकी कठपुतली बनने के लिए मजबूर किया गया। उसने पुलिस से झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि उसने गांव शिचाओ और जून मुफान की मौत से पहले उनकी तीखी बहस देखी थी। इस तरह दोनों हत्याओं का सारा इल्जाम गांव शिचाओ पर डाल दिया, जो पहले ही मर चुका था। मरा हुआ बोल नहीं सकता। वांशियू की नजर में यह एकदम सही लूप था। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उसने जल्दबाजी में केस खत्म कर दिया, जिसमें गांव शिचाओ सबसे पहले भाग गया। वांशियू ने लाश को खाने की चीज और झूठ को कवच की तरह इस्तेमाल करके इंसानियत के खंडहरों पर अपने काम की जगह की टूटती व्यवस्था को फिर से बनाया। उसके सभी कॉम्पिटिटर मर चुके थे और वांशियू अपनी मर्जी से फैक्ट्री में काम पर लौट आई। काम की जगह पर यह जीत जैसी वापसी असल में 3 लोगों की जान देकर उसे मिला टिकट था। लेकिन जैसे ही वह वर्कशॉप में खड़ी हुई, किस्मत ने उसे एक क्रूर झटका दिया। फैक्ट्री पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गई थी। उसका तथाकथित मुख्य अनुभव, जिस पर उसे 25 सालों से गर्व था, पूरी तरह से बेकार हो गया था। मशीनों की ठंडी बहरा कर देने वाली गर्जना, उन बड़ी मशीनों के सामने वांशियू का फिगर छोटा होता जा रहा था। ये सब इस बात का इशारा था कि जिस नौकरी को पाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसे किसी भी पल और भी ठंडी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह बदला जा सकता है। सच कहूं तो इस फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा वह अजीब मर्डर केस नहीं था, बल्कि यह था कि कैसे इसने एक स्केल पेल की तरह हमारी जिंदगी के सबसे असली और असहनीय पहलुओं को बेरहमी से चीर फाड़ दिया। वांशियू ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। क्या वह एक गर्म घर की रक्षा कर रहा था या खून से सने कोल्ड स्टोरेज के खाली